हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सब? आप उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वह कंटिन्यू चल रही होगी। बहुत जल्द जो है आपका जेपीएससी और जेएसएससी सारा एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराएगी, ठीक है। और देखिए जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द आपका आने को संभावना बहुत जल्दी आने को प्रस्तावित हो चुकी है। जैसे ही रिजल्ट निकला था उसके बाद तुरंत ही राज्यवार जितनी भी सीट की रिक्तियाँ थी तुरंत इसको कलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि जेपीएससी कितना जल्दी एग्जामिनेशन लेगी। जेपीएससी ट्रैक में आ चुकी है, लेकिन जेएसएससी जो है उनका भी एग्जामिनेशन बहुत जल्द होगा। अभी जो न्यूज़ है उसको आप लोग देख ही रहे हैं। और जब भी एग्जामिनेशन हो हमारा मोटो क्या है कि यहाँ पे एक सीट अपना पक्का करना। तो जेपीएससी और जेएसएससी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग झारखंड और खोरठा का क्लासेज इसमें स्टार्ट किए थे, जिसको मैंने खुद प्रॉपर लेना स्टार्ट किया था। जिसमें आपका झारखंड जो है वो जेपीएससी और जेएसएससी में दोनों में कॉमन है, दोनों में आपका वर्क करेगा। और आपका काफ़ी हद तक यहाँ पे झारखंड पढ़ा दिया गया है, हिस्ट्री पढ़ाया गया है और साथ ही साथ आपका आर्ट एंड कल्चर को पढ़ाया गया है। और जेएसएससी भाषा पेपर 2 के लिए, लैंग्वेज पेपर खोरठा के लिए आपका हम लोग क्लासेज स्टार्ट किए थे, जो कि आपका एक्साइज कांस्टेबल, फील्ड वर्कर और जितना भी 10th और 12th लेवल का है जिसमें खोरठा आपका पूछा जा रहा है उसमें आपका ये वर्क करेगा ही करेगा काफ़ी हद तक। तो देखिए खोरठा गद्य पद्य संग्रह हम लोग स्टार्ट किए थे। आपका जो गद्य संग्रह था उसमें देखिए उसमें आपका 2 बुक पढ़ना था। 2 बुक मेंशन है आपका एक्साइज कांस्टेबल में। तो एक्साइज कांस्टेबल का एक बुक जो है 2 डायर जरूर फुल, उसका टोटल जो थ्योरी क्लासेज है ना वो हो चुका है, बस उसमें एमसीक्यूज होनी बाकी है। उसका भी एमसीक्यूज बहुत जल्द आपका अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए आज ये जो कहानी वाला जो सेक्शन है ना आपका गद्य पद्य संग्रह में, वो चासा को लेकर के ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आपका यात्रा वृतांत शुरू होगा। उसके बाद में आपका जितने भी सिलेबस में है देख के बता दिया जाएगा आपको, है ना। उसके बाद नाटक, एकांकी नाटक जो डा है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग पढ़ना। तो आज हम लोग फिलहाल पढ़ते हैं चासा कहानी को, जो कि आज ये हमारा गद्य पद्य संग्रह का कहानी नंबर 4 है, जो कि है चासा। चासा का हम लोग मीनिंग क्या है वो चीज़ समझेंगे। अगर यहाँ पे चास रहता ना, चास, तो इसका मतलब होता है खेती बाड़ी, ठीक है, खेती बाड़ी। और अगर इसी में मैं बोलूँ कि आपका चासा क्या है, तो खेती बाड़ी को करने वाला एक किसान, जिसका अर्थ किसान का अर्थ, किसान को खोरठा में क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका चासा। और चांस बोला जाएगा तो ये खेती और बाड़ी। तो चासा को लिखे कौन है, तो बंसीलाल बंसी। बंसीलाल बंसी, इनका बंसी क्या है, उपनाम, मतलब कि एक होता है ना टाइटल, सब टाइटल, तो इनका एक सब टाइटल है बंसी, ठीक। ये इनको लिखे कौन है, तो बंसीलाल बंसी। इनके बारे में भी हम लोगों को पढ़नी है, क्योंकि कहानी का तो लाइन बाय लाइन सब आदमी कर लेता है ना। और देखिए कल जो हम लोग एमसीक्यू सीरीज किए थे वहाँ पे देखे थे कि हम लोग को थ्योरी, लाइन बाय लाइन थ्योरी याद होनी चाहिए कहानियों की, क्योंकि जो थ्योरी है ना वहाँ से भी उठा करके आपका पूछा गया था। जैसे पंचकर्म वाली कल मैंने जो करवाया है उसको आप लोग देखिए। और कल आपका क्या स्कोर है आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, 55 आउट ऑफ कितना है ना, ठीक है, बता दीजिएगा। तो आइए आज की क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन इसका थ्योरी समझते हैं, फिर इसका कल हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे रचवैया का परिचय, यानी कि जो ये कहानी लिखे हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। रचवैया का परिचय। जन्म 11 मार्च 1954। बंसीलाल बंसी जी का जन्म कब हुआ था, तो ये है आपका 11 मार्च 1954। और जब भी आप लोग मतलब ये करवा रहे हैं आपको लेखक परिचय, तो आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। जन्म स्थान ये चौफान बोकारो इस्पात नगर। ये आपका बोकारो जो स्टील सिटी है यहाँ पे जगह का नाम क्या है, तो चौफान। माए बापेक नाम, तो बापेक नाम क्या है, मोतीलाल साहू, और माएक नाम बासनी देवी। बाप का नाम क्या, तो मोतीलाल साहू, और माएक नाम बासनी देवी। पढ़ा लिखा यानी कि पढ़ाई लिखाई कितना है भाई, तो ये स्नातक पत्रकारिता में डिप्लोमा। अब देखिए ये ग्रेजुएशन किए हैं, साथ ही साथ आपका पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किए हुए हैं। खोरठा साहित्य के अकाशे। खोरठा साहित्य का जो आकाश है उसमें 1984 में उठल एगो जगजगिया तरिंगन, यानी कि बोला जा रहा है कि खोरठा साहित्य के आकाश में 1954 में एक जगजगिया तरिंगन का मतलब क्या होता है, चमकता हुआ तारा उठे। एकर में
हिंदी कहानी, कविता, लेख, यात्रा वृत्तांत, लघु कथा, हेन तेन विद्या जैसे कई गो पत्र पत्रिका में इनकर रचना छपल है। यानी कि देखिए 1954 से ये अपना लिखना स्टार्ट किए थे, तो उसमें क्या क्या लिखे हुए हैं, तो ये ओनली खोटा नहीं, हिंदी कहानी भी लिखे, कविता, लेख, यात्रा वृत्तांत, लघु कथा। हम लोग देखे थे ना पिछले क्लासेस में, लघु कथा मुड़फुचका को देखे थे। तो क्या होता है ना कि लघु कथा भी होता है, और अन्य तरीकाएँ की पत्रिकाएं और पत्र को ये रचना किए हैं, और इनकी रचना छपी हुई भी है। खोरठा लोक कथा के संज्ञा संपादक और बोकारो खोरठा कमेटी प्रबंध सचिव रूपे अपन मातृभाषा की सेवा कर रहा हत। देखिए अभी भी जो क्या है, ये खोरठा लोक के कथा संपादक जो हैं, और कथा संपादक हैं, है ना, संपादन का काम किया करते हैं, और साथ ही साथ बोकारो खोरठा कमेटी के प्रबंध सचिव के रूप में अपना ये सेवा आज भी ये प्रदान कर रहे हैं। काव्य रुचि देख जमशेदपुर काव्य लोक संस्थान इनखरो काव्य भूषण के मानद उपाधि देल है। एखन बोकारो इस्पात कारखानाएं, देखिए ये बोला नहीं गया है, लेकिन आज भी ये बोकारो का जो इस्पात कारखाना है ना, वहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं, और जो जमशेदपुर की जो काव्य लोक संस्था है, इनको काव्य भूषण की मानद उपाधि से सम्मानित किए हैं। और तो और देखिए, जब भी आपको इस प्रकार का कोई सम्मान दिख जाए, तो आप लोग इसको कॉपी में 110% नोट डाउन कीजिए ही कीजिए। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस प्रकार से क्वेश्चन आपका यहाँ से अराइज होता है। अब देखते हैं, ये बात किया है यहाँ पे चासा के बारे में। तो चासा क्या है, इनकी कहानी, चासा से हमें क्या क्या सीख मिलेगी, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। इनकर चासा कहानी समाज विषमता आर किसान आर जमींदारी के मानसिक भेदभाव देखल गेल है। इनका जो चासा कहानी है, उसमें क्या है कि समाज का जो विषमताएं हैं, उसके ऊपर समाज की विषमताएं के मतलब समझ रहे हैं कि समाज का जो विविधताएं हैं, उसके ऊपर जो किसान और ज़मींदार का मध्य का जो भेदभाव है, उसको दिखाया गया है। सपोज अगर आप एक किसान है, और अगर आपके गांव में ज़मींदारी की प्रथा चल रही है, तो ज़मींदार उसको धीरे धीरे वो क्या करता है ना कि लोगों का ज़मीन को हड़पना स्टार्ट करता है, और हड़प के यहाँ इस कहानी में भी यही है कि ये जो ज़मींदार है ना, सभी की ज़मीनों को हड़प करके ये ज़मींदार बना है, और लोगों को वो काफ़ी शोषण कर रहा है। की रकम जमींदार सब आपन स्वार्थिक सामाजिक मंगरू जैसन लोगे जमी जगह के हड़प कर लेथिन। अब देखिए, इस कहानी में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार आपका जो ज़मींदार है, वो एक गरीब किसान जो कि अपना एक अभी हम लोग कहानी में पढ़ेंगे इसको लाइन बाय लाइन, लेकिन मंगरू जो है जिसका सब कुछ हड़प लेता है, इतने ओकर नेशना नाबूद, यानी कि उसको एकदम जड़ से ख़त्म करने के खातिर वो की षड्यंत्र न कर रहा था। यानी कि देखिए, उसको जो हटाने के लिए वो एक क्या था ना कि मंगरू जो है उसके पास एक कमियां था, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुनीस खटना। मुनीस का मतलब होता है नौकर। जो हर आदमी, ये ज़मींदार है तो ये अपने से अपना पशुचारण तो नहीं कर सकता ना, इसके पास खेती बाड़ी भी काफ़ी होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जिस गांव में ये लोग रखते हैं, कि उसको देखते हैं कि हाँ चलो, इस गांव के इस आदमी थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अपने यहाँ मुनीस रख लेते हैं। मुनीस का काम क्या क्या होता है, तो आपका वो गोरखिया होता है, और आपका खेती बाड़ी वाला काम होता है। और यही मुनीस काम करते करते ये जो है ना मंगरू, ये वहाँ पे छोड़ देता है काम को, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये षड्यंत्र रचता है। एकरे फले शोषित पीड़ित किसान मजदूर शोषण अत्याचार के खिलाफ करे हथिन एकजुट भय के संघे के डहर अख्तियार करहत। अब देखिए, ये जो इसका जो इतना शोषण का इसको फल मिलता है, एक बार पीड़ित किसान मजदूर जितना होता है, वो शोषण और अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर के संघर्ष करता है और इसको हटाता है। जकर फले सुमिता भोगी मालिके के ऊपर कठिन मेहनत करवैया कमती सम के विजय हवाहत। और देखिए, ये लोगों का इतना कड़ा मेहनत होता है, और ये जो क्या बोलते हैं कि इसका जो सुविधा भोग रहा था इसी की ज़मीन पे, इससे एक दिन ये लोगों को छुटकारा मिलता है। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन कहानी को पढ़ते हैं। ये तो आपका थोड़ा सा बता दिया गया कि ये आखिर कहानी है क्या, लेकिन हम लोग अब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि आखिर मंगरू के साथ हुआ क्या था, और मंगरू का किस प्रकार से जीवन बीता, और किस प्रकार ये ज़मींदार का चंगुल से छूटता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं। मंगरूक बिहार भेल 2 बछर भई गेल हलै। मंगरू का जो विवाह हुए वो 2 साल बीत चुका था। मंगरू शादीशुदा हो चुका है, ठीक है।
ताओ एखन तक संभरे नाय पारल हन। तब भी अभी तक वो संभलने नहीं सका है। भले ही इसका विवाह हो गया है, लेकिन फिर भी ये संभल नहीं पाया है। बाप छोटा ही मोरे के चलते माई संग ही मामू घरे रह हल। इनके इनके जो पापा हैं वो इनके काफ़ी छोटे उम्र में ये मर जाते हैं, इसीलिए माँ के साथ ये लोग क्या करते हैं, अपना मामा घर में रहने लगता है। ज़्यादातर देखिएगा कि किसी भी अगर परिवार में इस प्रकार की घटनाएं घटती है, कोई बच्चा है उसके अगर फादर नहीं होते हैं तो वो उसकी मम्मी उन लोग को उठा करके अपने मायके यानी कि उस बच्चे के मामा के यहाँ रहना स्टार्ट कर देती है। सेम मंगरू की मम्मी भी मंगरू को लेकर के ये अपने नैहर बोलते हैं ना, नैहर में जा कर के रहना स्टार्ट करती है। माने के जखन माइयो सिराय गेलै तखन बापेक मटिया याद भेलै आर अपन बापेक डिंडा घुर आयल। अब देखिए, लेकिन जब उनकी माँ सिराय गेलै यानी कि उनकी माँ भी जब डेथ कर जाती है, तब उनको अपने पापा की मिट्टी का याद आता है, अपने बाप घर का याद आता है, और वो अपना क्या करता है, बापेक डिंडा यानी कि बाप का जो गाँव होता है वहाँ पर ये लोग घूम के आता है। हिया भयादेक लफड़ा, यहाँ पे क्या है कि भयाद का मतलब होता है गोतिया। भयाद का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, गोतिया भाई भाईचारा, तो इसका लफड़ा था। जे घर दुआरे रहा हलक से सब भयादे मरिया ले हलथिन। जिस घर में वो लोग रह रहा था, वो लोग क्या किया, तो इनके जो चाचा बड़े पापा और गोतिया वगैरह वो लोग हड़प लिया था। बहुत पंचायत के बाद मंगरू पपोती डिंडा घर बनवे जगह मिल रही। बहुत पर पंचायती के बाद, यानी कि देखिए, अगर आप इस प्रकार से कहीं गांव से निकल जाते हैं तो अगर और फिर आप सोचते हैं कि हम कभी लौट के नहीं आएंगे, लेकिन कहीं बाहर में रहने से अच्छा है, किसी और की जगह में रहने से अच्छा है कि अपना कम कमाएं और कम खाएं, कम कमाएं, लेकिन अपने बाप की ज़मीन में रहें। तो यही सोचकर वो लोग आ क्या होगा, तो यहाँ पे आता है तो देखता है कि भाई भैयाल का यहाँ पे लफड़ा है, तो बहुत ज़्यादा पंचायत करता है। पंचायत से डिसीजन उसको मिलता है कि आप थोड़ा सा घर बनाने का जगह उसको मिल जाता है। कोनो रकम एगो छोट मोट माटी घर बनवल आर पुआर ढापा दे रहे लागल। देखिए, सॉरी थोड़ा सा आज है ना, देखिए किसी प्रकार से छोटा मोटा वो मिट्टी का घर बनाता है, और पुआल का जो छत होता है ना, बहुत पहले का ज़माना में पुआल का भी छत बनता था। अभी तो आपका जहाँ भी जाइएगा आप छत घर देखिएगा, तो छत घर से पहले का ट्रेंड क्या था, तो पहले छत घर से पहले आदमी क्या बोलते हैं उसको, अल्वेस्टर बोलते हैं ना, तो अल्वेस्टर का बनाता था, जो कि एक मिट्टी मतलब ये सीमेंट का चादर होता है, उससे ढका जाता था। उससे पहले क्या करता था, तो खपरेल घर बनाता था। उससे भी पहले आप लोग जाइएगा तो जो घर का जो छत होता है वहाँ पे उसको घास और फूस से बनाया जाता था। तो लिटरली ये जो मंगरू है वो भी इसी प्रकार से घर बनाया, और वो अपना परिवार और बीवी बच्चा के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। अपना कहाँ, तो अपना बाप के गांव में, यानी कि अपना ज़मीन और अपना घर में, मामा घर से वो आ जाता है। अब देखिए, घर तो बनाए ले मैंने तो खाए पियत की। अब वो बेचारा घर तो बना लिया, लेकिन खाएगा पिएगा क्या, क्योंकि उसको अभी तो वो शिफ्ट हुआ है ना अपना घर में, न्यू घर में शिफ्ट हुआ है, उसको कुछ अपना रोजी रोजगार के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो सही खातिर काम एक टवान करे लागल। इसी प्रकार वो क्या करता है कि काम का खोज करने लगता है। टवान का मतलब होता है खोज करना। ओकर ई अवस्था देख के जमींदार ओकरो गोरखिया काम दिले। इसका जो ये अवस्था होती है, उसकी जो इतना भूखा नंगा वाला अवस्था दिखता है, तो गांव का जो ज़मींदार होता है उसको गोरखिया का काम देता है। और ये जो गांव का ज़मींदार अखंड बदमाश, ये तो यही चाहता था कि ऐसा ऐसा ही आदमी हमको मिले, और इसको लिटरली मिल भी गया, और इसकी स्थिति में थोड़ा सा दया करके इसको गोरखिया का काम दे देता है। धीरे धीरे मंगरू गोरखिया से मुनीस भई गेल। धीरे धीरे मंगरू जो है वो गोरखिया से वहाँ का नौकर बन जाता है, वहाँ की सारे वर्क को करने लगता है। वहाँ बस उसको गोरखिया यानी कि बैल बकरी चराने के अलावा भी और भी वर्क करने लगता है एज अ नौकर, एज अ मुनीस। मुनीस का मतलब होता है नौकर। आब हुए खाए पिए और रहे लागल। अब वहीं पे वो जो मंगरू है वहीं पे खाने पीने लगा और रहने लगा। उसके लिए अब एक स्पेशल घर भी हो गया, एक रूम टाइप में भी होता है। देखिए, मुनीस लोग जो ज़मींदार होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, जो वर्क करता है उसके लिए छोटा मोटा घर भी, एक टाइम का वर्क, खाना दे दिया भाई, उसके बाद में रह लो, तो वो वही करने लगा, वो भी वहीं रहने लगता है। एहे रकम मंगरू आप जमींदारे घरे के भय गेल। इसी प्रकार से मंगरू अब क्या है, तो जमींदार का घर का हो जाता है। मंगरू जमींदारे के बहुत विश्वासी लोग
भई गेल। और जो मंगरू जो है वो काफ़ी ईमानदार होता है, जिस वजह से क्या होता है ना कि ज़मींदार जो उस पे काफ़ी विश्वास करने लगता है, और वो मंगरू जो है वो ज़मींदार का बहुत विश्वासी लोग हो जाता है, सबसे प्रिय लोग हो जाता है, विश्वास करने लगता है उस पे। ज़मींदारों मंगरू के सब रकम ख्याल रखे लागल। अब देखिए ज़मींदार जो है ना, जिस प्रकार से मंगरू जो है इनका ख्याल रखा करता था, उसी प्रकार ज़मींदार भी इनका हर प्रकार से इसको ख्याल रखने लगता है। किसका? तो मंगरू का। अब देखिए, हर दिन बोलते हैं ना कि कोई भी अगर आप किसी से भी कुछ उम्मीद करते हैं, अगर आपको कोई भी किसी चीज़ दे रहा है, तो इस दुनिया में एक रीति है कि आपको कोई फ्री का चीज़ नहीं देगा, उसके लिए आपको कोई ना कोई चीज़ का आपको बलिदान देना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई ना कोई चीज़ का चुकान करना पड़ेगा। लिटरली अब कितना दिन फ्री में कोई खिलाएगा भाई? अब देखिए इसका ज़मींदार का असली चेहरा। एक दिन ज़मींदार साहब मंगरू कहले, मंगरू तोर खेत तो बहुत हो, मेहनतुक सब बेकार। एक दिन ज़मींदार जो है वो मंगरू को बुला करके बोलता है कि मंगरू तुम्हारा खेत तो बहुत है, लेकिन सब बेकार है। जतने के बिना टाँड़ भई गेल हो। जतने का बिना यानी कि उसका बिना मेहनत का वो टाँड़ हो गया है। टाँड़ का मतलब समझते हैं कि वो काफ़ी समय से परती हो जाता है ना, तो उसको हम लोग टाँड़ का मतलब कि उपाधि दे देते हैं कि अब ये उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं है, कोई काम का नहीं है, लेकिन ये बिना जतन का हो गया है। तोर खेते पानी बोहो हो, तुम्हारा खेत में जो है ना पानी बहता है। काहे ना तो हमरा दई देहे बेकार परती पोरल हो। हमर हार हमर गोरू हमर खर्चा सब करबो, तोरहो कुछ दई देबो। मंगरू जमींदार के बात मान गेलक। अब देखिए जमींदार बहुत साइलेंटली, एक होता ना कि पॉइजन, साइलेंट पॉइजन, तो इसी प्रकार से ये काम करता है। उसको बोलता है कि तुम्हारा जितना भी ज़मीन था, जितना भी खेत था, वो टाड़ हो गया है। बिना उसको जोताई कोड़ाई नहीं होने से ना वो पूरा एकदम बंजर ज़मीन हो गया है। तुम्हारा खेत से पानी बहता है और तुमको कोई तुम करता ही नहीं है, तो एक ऐसा काम करो ना कि तुम हमको दे दो। बेकार पड़ा जो धरती पड़ा है उसको, उसमें हम क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी करेंगे, मेरा हल लगेगा, मेरा बैल लगेगा, मेरा खर्चा सब कुछ करेंगे, और तुमको हम कुछ खर्चा भी दे देंगे रिटर्न में। और इसी बात को है वो फिर मंगरू सोचता है कि मेरे पास तो भी कुछ है नहीं, तो एक काम करते हैं कि कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ तो हमको देने का उपाय भी तो किया है, कि बोला भी तो है कि हमको देगा। तो इसी बात को मंगरू मान लेता है। ठीक, यहीं पे इसका सबसे बड़ा गलती होता है। बेचारा मंगरू भोला भाला इससे ये ज़मीन लेने का ये करने लगता है। ठीक है, देखिए अब मंगरू खेती जमींदारी के हार घुरे लगले। अब मंगरू का खेत में जमींदार का हल घूमने लगा, यानी कि जमींदार अब उसका जो खेत है उस पर अब वर्क करने लगा। जते आबाद होवे सब किसान घारेक रहे। जितना आबाद होता था, यानी कि जितना भी उसका जो फल होता था, जितना भी फसल होता था, सब वो जमींदार का घर में रहने लगा। मंगरू बाटा टाय, मंगरू को बाटा टा थोड़ा बहुत मंगरू को भी दे देता था। जमींदार कहले तोर जखनी दरकार हो तो हमर घर से लई जीबे। अब देखिए वो बोलता था कि ज़मींदार का बाटा, तो वो है जो ज़मींदार को मंगरू जो है ना वो काफ़ी भोला भाला इंसान था। तो ज़मींदार उसको बोलता है कि तोरा जखनी दरकार हो तो ने, जब तुमको ज़रूरत होगा ना तब तुम ले जाना, तुमको अपना ही, तुम्हारा अपना ही तो है, तुम्हारा अपना ही खेत से तुम जाए, तुमको जब मन करेगा ले जाना, तुम बाटा तुमको क्या दे। ज़मींदार थोड़ा चंट आदमी था। मंगरू जी जान से खेते खटे लागल। मंगरू जो है वो जी जान लगा करके खेत में खटने लगा। मंगरू सब चीज़ें अपन जमीने के मोहर लाग गए। मंगरू का जितना भी ज़मीन था ना, सब चीज़ में ज़मींदार का मोहर लग गया। बोले थे ना ज़मींदार बहुत चंट आदमी है, ये यही करता था, भोले भाले लोगों को फंसाता था और उसका ज़मीन जायदाद में अपना मोहर लगा करके अपना हड़प लेता था। आदमी क्या ही करेगा, उसका मुस्तैंडा उसको मार पीट कर ठीक कर देगा, उसके बाद में वो आदमी लाचार हो जाता है। तो यही चीज़ मंगरू के साथ भी हुआ, उसका ज़मीन में ज़मींदार का मुहर लग गया। मंगरू को ऊपर और मंगरू के ऊपर भी, यानी कि देखिए मंगरू का ज़मीन के ऊपर तो लग ही गया था, साथ में मंगरू के जो ऊपर है इसके ऊपर में भी वहाँ ज़मींदार का मुहर लग गया कि अब तुम यहाँ पे कमियाँ खटोगे, यहाँ के तुम मुनीस हो, तुम मुनीस बन करके ही रहोगे। मंगरू जिनकी अब ऐसा चले लागल, एक का जीव खातिर की भावना। मंगरू का जीव तो ऐसे ही चलने लगा। अब एक जीव के लिए क्या उम्मीद करना और क्या ही उसको सोचना है। एक जीव तो है भाई, किसी तरीके से खा रहा है।
माने कि आप तो मंगरूक बिहा भई गेल, 2 बछर पार भई गेल हल। देखिए अब क्या है ना कि मंगरू तो अकेला था, उस समय कर रहा था भाई। और नहीं, ऐसा नहीं है कि मंगरू अकेला था, उस समय उसकी वाइफ भी थी, लेकिन उनका परिवार नहीं बढ़ रहा था। अब वो एक टाइम का खा रहा है, उसकी वाइफ को भी थोड़ा बहुत तो देता ही होगा। देखते देखते परिवार बढ़ो लगले। अब देखते देखते उसका परिवार भी बन रहा है, बिकॉज उसका विवाह हुआ है, बाल बच्चे तो होंगे ही। अब तो खनिहारों बढ़ गेलथिन। अब उसका जो खनिहार है वो भी बढ़ गया, बीवी है, बच्चे हैं, उनको तो खिलाना पड़ेगा ना। जे काम मंगरू कर हल ओकर से परिवार चलवा दाई भई गेल है। अब देखिए जो काम मंगरू कर रहा था, जिस काम से मंगरू इतना डेडिकेटेड था, उससे अब उसका घर चलने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि सारा जितना वर्क करता था, जितना भी फसल उपजता था, वो तो सब आप ज़मींदार के यहाँ दे दे रहे हो, अपने घर में तो कुछ रख ही नहीं रहे हो, तब आपका बीवी और बच्चा कैसे पलेगा? तो ये चीज़ इसका अब ये मुश्किल हो गया उसको घर करना। अब मंगरू करत तो करत कि ए भावनाएं भाई भाई मंगरू बैसल हाल। अब मंगरू करेगा तो करेगा, यही सब सोच सोच के, भाई भाव का मतलब सोच सोच करके मंगरू बैठा हुआ था। ओकर मंझान देख के ओकर बहू कर्मी कहलई, एक दिन गोरखिया मुनीस खटते रहबी तो इतना इतना गिदिर बुतरू कैसे पहुँचबे। उनकी जो यही मंझान उसको देख करके उसकी बहू है ना, लिटरली यहाँ पे कहानी आपका 3 कैरेक्टर में ख़त्म हो जाएगा। एक जमींदार जो कि एक दुष्ट व्यक्ति होता है, मंगरू जो कि एक भोला भाला सीधा किसान है ना, और एक जमींदार का मुनीस भी है, और इनकी वाइफ कर्मी। ठीक है, कर्मी इनको बोलती है कि तुम एक सब दिन तुम गोरखिया मुनीस खटते रहोगे तो तुम्हें इतना इतना गिदर बुतरू है, इतना इतना बच्चा है, उसको तुम कैसे पोसेगा, ये सब चीज़ बोलती है। बापे के इतना ज़मीन रहते हुए हाय जमीन के ही दशा, ऐसन दशा। वो बोलती कि बाप का हम लोग का इतना ज़मीन है, मेरे ससुर जी का इतना ज़मीन है, लेकिन फिर भी आज हम लोग का ये दशा है कि हम लोग आज एक वक्त का खाना भी जुटा नहीं पा रहे हैं, ये सब चीज़ बोलती है। अपन खेते काम करके अन्न उपजाऊँ और जमींदारी के भंडार भरते, सब कुछ रहतू हमीन पास कुछू नखे। वो बोलती है कि अपना खेत में काम करते हैं और अन्न उपजाते हैं और किनका भंडार भरते हैं, तो हम लोग ज़मींदार का भंडार में रख देते हैं। क्यों ना हम लोग खुद से करें, सब कुछ रहने के बावजूद भी हम लोग के पास आज कुछ नहीं है। ये कितनी बड़ी दुविधा की बात है कि बेचारा जो आपका मंगरू है, उसका पास इसके पापा का इतना ज़मीन है कि ये बेचारा बैठ करके खा सकता है, लेकिन ये क्या करता है कि इसका छल कपट से ही सही ज़मींदार इसके ज़मीन पे मुहर लगा लेता है, साथ ही साथ मंगरू पर भी। जब मतलब जितना कमाता है, जितना खाता है, उसका सब चल जाता है ज़मींदार के भंडार में, बेचारे के पास कुछ भी नहीं रहता है, इसका बाल बच्चा भूखा नंगा। यहाँ तक कि हम इनके जिंदगियों जमींदारे के बंधक, ये बोलती है, इनकी वाइफ बोल रही है, उनको सुना रही है, अपना हस्बैंड को बोल रही है कि यहाँ तक कि हम लोग का ज़िंदगी भी है सो जमींदार का बंधक बन के रह गए हैं। ईटा देखियो कि मने कुछ नहीं बुझा हो, ये सब चीज़ देख करके भी आपको मन में कुछ नहीं लग रहा है। आपन से चाष करे के मन नहीं करो हो, आपन से चाष करे गेल एक बछरे का बाद हम इनके सब दुख पुराई जीतल। वो उनकी वाइफ बोलती है कि तुम इतना कुछ देख रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है, कुछ भी मन में नहीं लग रहा है कि अपने से चाष करते, अब अपने से चाष करने का आपको मन नहीं करता है। ज़मींदार को छोड़ दीजिए, ज़मींदार को मत करने बोलिए, हम लोग खुद से करेंगे। और अगर 1 साल हम लोग अच्छा से चाष कर लेते हैं ना, तो 1 साल हम लोग आराम से बैठ करके खा सकते हैं और हम लोग का सारा दुख ख़त्म हो सकता है खाने पीने वाला। ये इनकी वाइफ इनको बोलती है। अब देखिए मंगरू क्या सोचता है और मंगरू क्या बोलता है, हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रही है कहानी? और नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और इतना अच्छे से आप लोगों को हिंदी बता रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मंगरू अपन बहू के बात मत टा बेसे लागले। अब जो मंगरू जो है अपनी बीवी का बात को वो उसको अच्छा लगता है। वो अपन मन बनाए ले कि ई बछर निजी ही चाष करब। अब वो मन बना लेता है कि ये साल जो है वो खुद ही ना चाष करेगा, यानी कि खुद ही वो अपना खेती बाड़ी को करेगा। निजी ही का मतलब अपने से है ना, स्वयं। हार गरु के जोगाड़ कन्हू से ना कन्हू से करे पड़ते से नाय भेले आर काम नाय चलते। वो बोलता है कि हार गरु का अब खेती बाड़ी करेंगे तो हल बैल तो होना भी चाहिए ना। आज के जैसे उस समय तो उतनी ज़्यादा संसाधन थी नहीं जिस समय ये कहानी लिखी गई है। तो ये गांव का ग्रामीण परिवेश दिखाया गया है। आजकल तो गांव में भी ट्रैक्टर होते हैं, लेकिन उस समय हल और बैल की सहायता से ही खेती बाड़ी की जाती थी। और ट्रेडिशनल हम लोग जब इंडिया उतना ज़्यादा जब डेवलप नहीं था शुरुआत में, है ना, आज़ादी के समय,
आज़ादी के बाद में भी बहुत साल तक, आजकल ना मतलब क्या बोले, थ्रेसर हो गया है तो पानी पटाने का मशीन हो गया। उस समय पारंपरिक तरीके से खेती की जाती थी, वर्षा पर ही निर्भरता होती थी और हल बैल से ही खेती किया जाता था। लिटरली सेम काम भी यहाँ पर हो रहा है कि ये भी हल बैल पर ही मतलब आश्रित है, और वो सोच रहा है कि कहीं ना कहीं से तो हल बैल का जुगाड़ करना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। एहे सब माने थिर कर के मंगरू अपन बहू कहलई, तोरा भावे नाय ह तो हम एखनी से ईटा के ऊपर ध्यान देबै, तोय एगो काम कर। अब यही सब बात सोचता है ना, मन को यही सब बात सोचता है अपनी, और मन को अपना वो शांत करता है। और मंगरू जो है अपना वाइफ से बोलता है कि तोरा भावे नहीं हो तो, यानी कि तुम टेंशन मत लो, तुम उतना मत सोचो, हम एखनी ईटा के बात ऊपर, यानी कि इसके ऊपर हम ध्यान देंगे, और तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, यानी कि बोलता है कि तुम क्या काम करोगी वो आगे दिखाया गया। काल से हम आरहो लोगे के संग हाजिरी कामे जाए, बिहान तनी चाँड़े उठाई देवे और बहू के साई दे देली, है ना। आप देखिए वो बोलता है ना कि कल से हम जो है ना और लोग के साथ हाजिरी का काम करने जाएंगे, जमींदार के यहाँ नहीं जाएंगे। जमींदार के यहाँ जाते हैं, अन्न अन्न धन भर के आते हैं, इसकी वाइफ बोलती है। तो वो सोचता है कि क्यों ना हम भी कुछ अलग वर्क कर ले, गांव का आदमी हाजिरी फुटिया काम करता है तो हम भी हाजिरी का काम कर ले। सुबह तुम जल्दी उठा देना, चाँड़े का मतलब क्या होता है ना कि सुबह, है ना, बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठा देना, चाँड़े का मतलब होता है। अब बहू के साई दिली, यानी कि बहू को वो इंस्ट्रक्शन दे देता है कि हमको तुम जल्दी से उठा देना। निरन मास दिने चाँड़ही बिहान भेल, यानी कि निरन मास बोले तो अन्य दिनों की तरह बहुत जल्दी ही सुबह होता है। मंगरू चाँड़े चाँड़े तैयार भई आरहो कमियक संगे लाइक गेल। मंगरू जल्दी जल्दी तैयार होता है और अन्य कमियों के साथ, यानी कि अन्य लोग जो काम करने जाता था वो लोगों के साथ चल जाता है वो काम करने के लिए। गोटे दिन हाजिरी खटे और साइंज घर घुर आवे, वह रकम काम धाम कर निर्णय कुछ टाका जोगाड़ कर लेले, मंतु के जितना जोगाड़ भेले सेटा से हार गेरुटा हबाटा संभव। यानी कि देखिए अब क्या होता है ना कि वो सारा दिन हाजिरी कमियाँ का काम खटता है ना, उसके बाद में कुछ रुपया भी वो जुगाड़ कर लेता है। रुपया जुगाड़ करने, इतना रुपया जुगाड़ करता है जितना कि उसका हल और बैल उसमें भी नहीं हो पाता है, उससे किन्ना उसको असंभव नहीं दिख रहा था, हल बैल उतने में नहीं आता उसका। अब देखिए जे रकम जिनिस दाम बढ़ल है जाए रहल है, से रकम तो एकदम ही नहीं। जिस प्रकार से हर एक चीज़ का दाम बढ़ता जा रहा है उस प्रकार से एकदम नहीं लग रहा है कि हम हल और बैल मतलब खरीद पाएंगे। अच्छा देखल जीते, वो सोचता है कि अच्छा देखा जाएगा, हार गरू तो जुगाड़ करे है पड़ते, वो बोलता है हाल और बैल तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। समय देख के मंगरू पहु कहलक। आप समय देख करके, अच्छा समय देख के मंगरू की जो पत्नी है वो बोलती है, सुना हा तोहे जिंदगी भर जमींदारे घरे काम करल हा, आय काहे नाय एखनी कह राखा हक, नाई तो बादे झंझट हतो, तोर कलहटा नाय उठबथुन। मंगरू मोटा हिलाई के रह गेलक। अब देखिए मंगरू की जो पत्नी है ना वो काफ़ी समझदार लेडी है, बहुत ज़्यादा ब्रेव है। तो ये बोलती है कि सुना हाँ, सुनते हैं, अपने हस्बैंड को तो ऐसे ही बोलते हैं ना, सुना हाँ तुम्हें ज़िंदगी भर ज़मींदार के यहाँ काम किए हैं, आप ज़मींदार के यहाँ पे ज़िंदगी भर काम किए हैं, क्यों ना अभी ही आप ज़मींदार को बोल रखते हैं कि हम इस वर्ष खेती करेंगे, और अगर जिस समय खेती होगा उस समय बोलिएगा तो उस समय फिर हो सके तो लड़ाई झगड़ा होगा, इसीलिए आप अभी ही जा कर के ज़मींदार को बोल दीजिए। तो इसी बात में मंगरू क्या करता है कि अपना माथा हिला देता है कि हाँ बोल देंगे। एतवार दिन देख के मंगरू भरखर दोपहरिया समय जमींदार घर चल गए। अब एतवार का दिन यानी कि संडे का दिन देख करके मंगरू जो है वो भरखर दोपहरिया यानी कि जो मिड दोपहर होता है ना उस समय वो जमींदार का घर चल जाता है। जमींदार साहब के बेस जो खाए पहले जमींदार साहब को अच्छा खासा भला पाया। कुलिक दुआरो नील गाछे के जुड़ाए बड़का खाटी जमींदार साहब बैसल हत, आरो दो चार गो लोग गप सड़का कर रहा था। अब देखिए अब क्या है कि कुल्ही दुआरों मतलब जो इंट्रेंस होता है ना, गांव का एक इंट्रेंस होता है, तो वहाँ पे नील गाछ
ये नील गाछ नहीं होगा, ये आपका नीम गाछ होगा। तो वहाँ पर उसका जुड़ा में अब नीरन मास बोल दिया गया है, यानी कि गर्मी का महीना का दिन है। तो गर्मी महीने के दिन में ये लोग क्या करते हैं कि अक्सर देखते हैं कि गाँव में पहले एसी, कूलर, पंखा ये सब चीज़ नहीं होता था और लाइट की भी उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं होती थी। तो आज भी देखिएगा गाँव में अगर आप जाते हैं तो जहाँ पे एक पेड़ होता है ना, तो वहाँ पर लोग बैठ कर के खाटी में ले जाते हैं और आराम से अपना गपसड़ाका करते हैं। तो आपका जो ज़मींदार है वो भी यहीं पे यही चीज़ कर रहा था, बड़का खाटी लेकर के बैठा रहता है और 2-4 लोग और भी यहाँ पे आके गप सड़ाका यानी कि गप जो बातचीत होता है वो कर रहा था। सकपकैले मंगरू जमींदारे नजीक चल गेल आर सेब ठोक के सलाम कहलक कहलक तोरे ठिन आयल हो मालिक, आज कई दिन से खोजो आवे खोजो हलो एगो काम। ये सकपका के मंगरू बोलता है कि ज़मींदार के नज़दीक चल जाता है, उसको सलाम करता है और बोलता है कि तोरे ठिन आयल हलो मालिक, आपको खोजते रहे थे काफ़ी दिनों से, एगो काम था, है ना। बस इतना ही बोलता है और चुप हो जाता है। मंगरू ताइक के ज़मींदार साहब कलथिन, हाँ हाँ कह की काम हो। मंगरू को देख करके ज़मींदार बोलते हैं कि हाँ हाँ बोलो क्या काम है, क्या किस काम से आया है। मंगरू खखस के कहलक, मंगरू जो है ना वो खखस के बोलता है, यानी कि अपना गला साफ करके थोड़ा सा बोलता है कि हमर तनी मदद करे हो। तो वो बोलता है कि हम मेरा थोड़ा सा आपको मदद करना पड़ेगा। ये बछर हम निजे ही चाष करे खोजो हो, हमार जितना खेत सब तो तोड़ ठिन हो से ले हम खोजे ही हो की। अब वो चुप हो जाता है। अब देखिए क्या होता है ना कि मंगरू खखस के बोलता है कि आपको थोड़ा सा मेरा मदद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस साल हम खुद ही अपना चाषा करना चाहते हैं, यानी कि अपना चाष करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं। तो जितना भी खेत आपके पास है वो थोड़ा सा, है ना, बस इतना ही बोल करके चुप हो जाता है। यानी कि वो मांग रहा है और वो बोल नहीं पा रहा, उसका इतना हिम्मत नहीं है। आर तोरा कहे ना हो तो हमें बूझ गेलियो तो निजही चाष करबे, मुचकी हंसी कई हंस के जमींदार साहब कहलथिन। अब देखिए वो बोलता है कि और तुमको कहने का आवश्यकता नहीं है, हम समझ गए कि तुम क्या बोलना चाह रहे हैं। और वो थोड़ा सा मुचकी हंसी, यानी कि वो थोड़ा सा जो एक होता है ना कि आप कुछ बोलिएगा कि आप सपोज ये ज़मींदार की बातों को मैं थोड़ा सा दरकिनार करके मैं बात करूँ आपसे। अगर आप बोलिएगा कि मेरा सपना ना जेपीएससी निकालना है, तो लोग जो आपके अगल बगल रहेंगे ना वो थोड़ा सा मुस्की हंसी मारेंगे, जेपीएससी निकालेगा, है ना। तो वही ये मुस्की हंसी मारता है, ज़मींदार साहब को बोलता है आरो कालथिन और बोले, देख मंगरू तोर ऊपर तो हमारे बहुत हिसाब बाकी है। वो बोलता है कि देखो मंगरू तुम्हारे ऊपर तो मेरा बहुत हिसाब बाकी है। तोय जखन निजही चाष करबे तखन तो हमार मदद करे पर तो तुम जब निजही चाष करेगा फिर भी तुम्हारा तो मेरा मदद है ना वो करना ही पड़ेगा। मेंतुक एक बात याद कर ले, अघन महीना सौद मूर सब लेबो सेटा बूझ ले। वो बोलता है कि तुमको तो मेरा मदद करना ही पड़ेगा। अब देखो लेकिन एक बात तुम याद कर लो, एक बात तुम अपना जेहन में बैठा लो कि अघन महीना, जब तुम अघन महीना कब होता है कि अघन में फसल को काटते हैं, तो उस समय सूद और मूल जितना भी हम तुमसे जितना तुम्हारा ब्याज है, मूलधन है, मिश्रधन है, सबको लौटाना पड़ेगा। ये सब चीज़ तुम बूझ लो, ये सब तुम समझ लो। हाँ हमारी कर, यानी कि हाँ हमारी कर मंगरू घार घुरल दुयो बेकत बहुत खुश भेला। वो हाँ हुकारी करके वो ज़मींदार है सो वो शर्त रख देता है कि हाँ ये करेंगे, लेकिन मंगरू को लगता है कि हाँ आई कैन डू दिस, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपके सामने कोई इंसान, अगर आप बोल रहे हैं कि हमको जेपीएससी जैसे का एग्जामिनेशन लिखनी है, हमको जेपीएससी क्रैक करना है, हमको ऑफिसर बनना है, और अगर वो कोई आपको मुस्कान रख रहा है, तो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमसे नहीं हो पाएगा, जबकि आप उस पर मेहनत कीजिए, वर्क कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये लोग भी खुश होता है काफ़ी ज़्यादा और ये लोग मेहनत करने का मन ही मन ठानता है। अब देखिए क्या होता है। कर्मी कहलई जोदी सब ठीक ठाक भेल जिते तब ई बछड़ बोलोग नुनु के स्कूल भर्ती कराई देवे। अब वो बोल रही है, कर्मी बोलती है कि इस वर्ष अगर सब कुछ ठीक हो जाता है ना, तब इस साल बड़ा बेटा जो है उसको स्कूल में भर्ती करा देंगे। मंगरू बहुत बातें मंगरे बहुत खुशी भेल। अब बहू का बात यानी कि पत्नी का बात सुन करके ना मंगरू को बहुत खुशी होता है। हम तो जिंदगी भर मूर्ख रह लो, गोरखा मुनीस खैट के जिंदगी काट लो, यदि कैसहूँ हमार बेटा तनिको अखर ज्ञान हतई तो लोग कान्या तो नहीं कहथिन। अब देखिए अब ये मंगरू को बहुत खुशी होता है और बोलता है कि हम तो ज़िंदगी भर मूर्ख हैं, है ना, हम जिंदगी भर अंगूठा छाप हैं, लेकिन और
मेरा जो जीवन है वो गोरखिया और मुनीस खटते खटते जीवन मेरा चला गया। लेकिन अगर मेरा बेटा थोड़ा सा भी अक्षर का ज्ञान हो जाता है, अगर मेरा बेटा थोड़ा बहुत भी पढ़ लेगा तो लोग इसको काना तो नहीं ना बोलेगा। और देखते हैं इसको मूर्ख काना ये सब चीज़ बोला जाता है गांव देहात में। तो यही बोल रहा है कि मेरा बेटा को कोई मूर्ख तो नहीं ना बोलेगा। बिहीन छिटे दिन अले। अब बिहीन छिटी का दिन आया, मतलब कि बरसात का सीज़न आ गया है, यानी खेती बाड़ी का सीज़न आ गया है। लोग अपन अपन खेते बिहीन करे लगला। लोग जो है अपना अपना खेत में बिहीन करने लगते हैं। मंगरू एक दिन लोके के हार गेरू मांग के अपन खेते बिहीन छीट दिले। मंगरू एक दिन क्या करता है कि लोग का गैरू हार गेरू मांग लेता है, उसके बाद में अपना खेत में जो है बिहीन छीट देता है ताकि वो अपना बिचड़ा तैयार हो और उसको उखाड़ करके अपना खेत में रोप के अपना धान उपज कर सके। अब तो आर मांग चांग के काम नहीं चलते, काम धंधा के दिन मांगले के देते। अब वो सोच रहा है कि अब तो मांगने से नहीं चलेगा, काम धंधा का दिन है, अब मांगने से कितना दिन ही चलेगा। यह सब भाइप के मंगरू अपन बहु कर्मी के कहले आप तो दिन नचकाए गले। यही सब चीज़ सोच करके मंगरू जो है अपनी बीवी को बोलता है कि अब तो दिन नज़दीक हो गया है, तो बोर टाड़े के हाट जाए कि देखतली यदि पटवे पारतले तो गैरू गैरू लइये आनतलो। वो बोलता है कि अब तो दिन भी नज़दीक हो गया है, बारिश का सीज़न आ गया है, हम लोग बिहीन भी कर दिए हैं। तो ऐसा सोच अपने वाइफ से वो डिस्कस करता है कि बोर टायरे के, यानी कि बोर टायर एक जगह का नाम है, वहाँ का हाट जाते यानी कि वहाँ का बाजार जाते। और अगर पटवे पारतलो अगर अच्छा से मेरा पटा लेते कि बैल को व्यापारी को तो हम लोग एक बैल को खरीद लाते। ठीक है, बोर टाड़े के हाट तो शुक्रवारे लागा है, से दिन चल जीभे। बाटल भातवा अगुवाई के कर्मी कहले। अब बोलती कि ठीक है, बोरटाड़ी का बाजार तो आपका शुक्रवार को लगता है ना, उस दिन चल जाइएगा। ये चीज़ बोलती है उसकी वाइफ, उसकी बोलती है। और बाटल भातवा यानी कि उसको उसके लिए खाना निकालती है, तो ये सब चीज़ वो आगे करके कर्मी उनसे बोलती है। मत साला करके दुयो बियारी पानी करला और शुक्रवारे के आसरा सुइत गेला। अब देखिए वो लोग क्या करते हैं कि मत सलाह यानी कि वो लोग दोनों डिस्कस करते हैं और वो लोग रात में बियारी पानी करते हैं, यानी कि बियारी रात का खाना को हम लोग बियारी बोलते हैं, और दोपहर को कलवा और सुबह को जलपान। ठीक है, तो ये बियारी करके और वो लोग शुक्रवार का आस में सो गए। और देखिए ये कितनी अच्छी बात है, और इसकी वाइफ भी कितनी ज़्यादा सपोर्टिव है ना, कि ये लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है ना, इमोशनली फाइनेंशियली हर जगह से इनकी वाइफ इसको सपोर्ट कर रही है। और एक अच्छी वाइफ का भी यही साइन होता है, ठीक है ना, कि एक हर सुख दुख में साथ देना। और ये बेचारी कर्मी जो है वो काफ़ी ब्रेव लेडीज़ है, साथ ही साथ ये काफ़ी अच्छा समझदार और अच्छा समझ रखती है अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा, और अपने सूझबूझ से ही आज ये लोग खेती करने के लिए आगे आता है। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या अब रुकावटें आती है, ये चीज़ अब आगे मेंशन है। हो बिहान और मंगरूक ससुराल घर ले खबर आइले जे ओकर सास अलाचार है। अब सुबह होता है, उसके बाद में मंगरू के ससुराल से यानी कि कर्मी का जो घर होता है ना, वहाँ से न्यूज़ आता है कि मंगरू की सास जो है यानी कि कर्मी की जो माँ है अलाचार है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। यदि मुँह देखे पारेख हो तो चला चढ़ी आओ। यदि मुंह देखना है, जिंदा मुंह देखना है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग आ जाइए। ये खबर सुन के कर्मी सुन ली, तखन भोकर भोकर कांदे लगली। अब ये खबर सुनने के बाद किसी की भी माँ के साथ आप लोग ऐसा बात सुनिएगा, अगर आप एक लड़की हैं, अगर आप एक बेटी हैं, आप ससुराल में इस प्रकार की बात सुनिएगा कि मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो खुद ही बखुद आपको रोना आ जाएगा। और ये भी बेचारी क्या करती है कर्मी, तो भोकर भोकर के यानी कि ज़ोर ज़ोर से ये रोना स्टार्ट कर देती है। गाँव में आप लोग लेडीज़ को रोते हुए सुने होंगे, तो सुने होंगे कि भोकर भोकर के रोना का मतलब क्या होता है। ओकर कांदना सुन आस पासे के मेहरारू जमा भई गेला, सोभिन एगो सलाह देथिन, आइस तो नाई जाए पारी, झलफले बिहान उठ के चल जा। माई ऐसन बात लागे, कम से कम जीवते मुहुआ तो एक बार देखते। अब देखिए, अब वो वहाँ पे जितना भी वो उसका रोने का आवाज़ सुनती है ना, तो आसपास के जितने भी मेहरारू बोले तो औरत लोग जमा हो जाती है और सभी सलाह देती है कि आज तो तुम जा नहीं पाओगे, आज तो मतलब सुबह हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, जाते जाते तुम्हारा इतना ज़्यादा मतलब संसाधन भी नहीं है, तो एक काम करो, कल सुबह ही तुम लोग चल जाना, सुबह उठना और चल जाना। माँ है ऐसा बात है, माँ है
इस लास्ट कंडीशन में है, तो कम से कम इसका अंतिम जो मुंह है उसको तो कम से कम देखे। बेटी है, इकलौती बेटी है, फिर एक गो बेटियों है तो आसरा था है। वो बोलती है कि तो ये तो इकलौती बेटी है कर्मी, आसरा तो बिल्कुल है माँ का। ये सब बात सुन के मंगरू को सोठिक भई गले जे बिहाने सब लेके ससुराल घर जाए पड़ते। अब देखिए, अब ये जब चीज़ सुन के वो थोड़ा सा मंगरू जो है ना वो सोच में पड़ गया कि सुबह ही हमको लेकर के सबको ससुराल के यहाँ जाना पड़ेगा, ससुर घर जाना पड़ेगा। कांदा खिजा होवत रह गए, ऐसे रात बीत गए। कांदा खिजा यानी कि उसका जो वाइफ है उसका रोना स्टार्ट हो जाता है और वो कंटिन्यू चलता रहता है। इसी प्रकार से वो रात भी बीत जाता है। दोसर दिन छलफले मंगरू गिदर बुतरुक लय के ससुर घर सोझाई गेलक। अब देखिए दूसरा दिन क्या होता है कि मंगरू जो है वो गिदर बुतरुक को, बाल बच्चा को लेता है और वो ससुर घर की तरफ सोझा जाता है, ससुर घर की तरफ चल जाता है। पहुँचते पहुँचते होकर सास से थुक सास शेष पाँचल हलई। अब पहुँचते पहुँचते उसका सास जो है उसका धुकी टा शेष, यानी कि उसको सांस जो है थोड़ा सा चला बच रहा था, थोड़ा सा था, है ना, मतलब कि लास्ट स्टेज, एकदम बोलते हैं ना कि एकदम लास्ट स्टेज, है ना, वो स्टेज यहाँ पर पे इनकी सास का था। जैसे ही जाए के कर्मी माई के मुँहे पानी दली, तैसे ही बूढ़ी के हेचकी उठी गई। जैसे ही वो जो कर्मी है अपना माँ का मुंह में जाकर के पानी देती है, उसी प्रकार से बूढ़ी का जो है वो हिचकी उठ जाता है। देखिए बहुत जगह में हम लोग देखते हैं हिचकी उठता है, उसके बाद में अचानक जो मुंह बंद होता है सो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो सेम कर्मी के माँ के साथ भी होता है। बूढ़ी हिचकी उठबाए आर कर्मी के डोबाए लागली। अब देखिए बूढ़ी का हिचकी उठता है और कर्मी समझ जाती है कब मेरी माँ लास्ट स्टेज में है, अब चंद घंटों के मेहमान है, तो कर्मी जो है वो डोबाए लागली। कर्मी जो है काफ़ी रोने लगती है। ओकर कांदना सुन के बहुत मेहरारू जमाए भय गेला। उसका जो रोना है उसको सुन करके वो उसकी जो जितने भी औरतें हैं वो सभी आ जाती हैं। शोभे की आंखें लोर छलछलाई गेल, सभी का आंख में जो आंसू भर जाता है। मने कांदना की हते, माने के कांदना की हते, बहुत ज़्यादा रो रही थी। मोरे तो एक दिन सबे खाई, लेकिन रोने से क्या होगा, भरना तो सब दिन सबको एक दिन जाना ही है, बिकॉज ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे कोई बचने के लिए नहीं आया है। ठीक है, आप कितना भी लाख कोशिश कर ले, एंटी एजिंग लगा ले, कुछ भी कर ले, आपको एक दिन जाना है, मतलब जाना है। ठीक है ना। कर्मी कते बुझेथिन मेंतुक जोकर आँखिक लोर थामे ना, ऐसन समय बूढ़ी के हेचकी बंद भई गेलै। अब तो कर्मी खूबे कांदे लगली। अब देखिए अब क्या है ना कि सब उसको समझा रहा था कि इस प्रकार से जाना होता ही है, क्यों रो रहे हो, तो इसका आंख से जो है लोर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसी समय क्या होता है कि बूढ़ी का हिचकी बंद हो जाता है। अब तो कर्मी खूबे कांदे लगली। अब जो कर्मी है वो खूब रोने लगती है मामा करके, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए। गोटे गांव गुहार भई गेले कि जे कर्मिक माए मरले, मंगरू आगे बाटे भाई के गुरु। अब देखिए अब क्या है ना कि पूरा गांव में हल्ला हो गया कि कर्मी की जो माँ है वो मर गई, और यही आगे का बात सोच करके ही मंगरू जो है वो चुपचाप हो जाता है। गुरु मतलब चुपचाप हो जाता है। मंगरू को ससुर घारे 12 दिन तक बड़ी चहल पहल रहले, बूढ़मोरी हलै। मंगरू का जो ससुर घर में है वो 12 दिन तक काफ़ी चहल पहल रहता है। बूढ़ी मोरी था तो अच्छा खासा भोज भंडार करता है आदमी। तो देखिए दाल रोटी बूंदिया भोज भले, और दाल रोटी जो बूंदिया है वो भोज होता है उसका। साढ़ साढ़िनो छोड़ा गेलै, साढ़ साढ़िन भी छोड़ा गया, यानी कि वृषोत्सर्ग क्रिया किया गया। 13 दिन एक बरखी बाद मंगरू अपन घर घूर आयल। अब देखिए 13 दिन का मतलब बरखी होने के बाद, वो भोज भंडारा संपन्न होने के बाद मंगरू जो है अपना सपरिवार अपना घर घूम जाता है। घर घुरल मुदा मंगरू गुमसुम रहे लागल। घर घूमता है लेकिन मंगरू क्या है वो गुमसुम रहने लगता है। ओकर मने फिक्र भई गेल जे अब गरू कैसे किनौतई। अब उसका मन में एक टेंशन आ जाता है कि अब बैल कैसे खरीदेंगे, सारा जितना पैसा था सब तो हम बूढ़ी का भोज में लगा दिए, मतलब अपना सास का भोज में लगा दिए, अब हम क्या करेंगे। जे बा पूंजी रहे सब अपन सासे के भोजे खलास, जो पूंजी था अपना सास का भोज में ख़त्म। ताऊ ले एगो आरो चापट मंगरू के ऊपर आई गिरल। फिर उसके ऊपर से ही मंगरू के ऊपर एक और क्या बोलते हैं कि चापट बोले तो प्रॉब्लम एक और हो जाता है। बड़का छोड़ा के पेट झरी भई गेल, जे कुछ बचल खुचल सब
झड़ गेलक। अब देखिए पेट झड़ी का मतलब उसका पेट खराब हो जाता है उसका बेटा का, और जो भी जितना भी बचा खुचा पैसा था वो आपका ख़त्म हो जाता है। अब तो मंगरू हाथ गोड़ा एकदम बैस गेल। अब तो मंगरू का जो हाथ पैर है बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल बैस गया, यानी कि बिल्कुल उसका वो जेब हाथ पैर पूरा खाली हो गया। और हार गरू के बात कौन हो नहीं करे, और वह हार बैल का बात वो बिल्कुल नहीं करने लगा। जहाँ बैसे तहाँ बैसले रहे, जहाँ बैठता था वहीं बैठा ही रहता था सोच सोच के। मंगरू की दासा देख के ओकर बहू कहले एते दिन हल्दील भेले काम नहीं चलतो। उसकी वाइफ आती है फिर उसको हिम्मत देती है कि इतना हल्दील इतना टेंशन करने से आपको काम नहीं चलेगा, कुछ तो उपाय करे पड़ते। वो बोलती है कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। मंगरू गुमसुमे रहल। मंगरू जो है वो शांत रहता है पर गुमसुम ही रहता है। उपाय करत तो करत की, वो सोचता है कि उपाय करे तो करे क्या, बरसात का सीजन है, आँखा है तो पाखा नहीं, और बुध है तो भरोसा नहीं। वो बोलता है कि आँखा है तो पाखा नहीं, आँख है तो पंख नहीं, और बुध है तो भरोसा नहीं। ठीक है, ये चीज़ बोलता है वो मन में, मन ही मन वो सोचता है। हिन्ने पानी बूंदा के दिन आई गए। अब देखिए इधर क्या होता है ना कि पानी बूंदा का दिन आ गया। पहले तो बीन छिटक के गया था, सास मर गई चला गया, उसके बाद में अब क्या है कि पूरा प्रॉपर बारिश का सीजन आ गया। किसान हार गरू लेके खेत बाटे सोझाए लागला। अब जो अन्य किसान था वो लोग क्या करता है कि हल बैल लेकर के अपना खेत की तरफ सुझाने लगता है, यानी कि जाने लगता है। मंगरू छतिया साले लागले, यानी कि मंगरू का जो दिल है वो भी पसीजने लगा कि हम भी जाते हम भी करते। मंगरू एकटक घारे मुंदरा टाक भई रहल। एक दिन मंगरू क्या है कि एक टक यानी कि एक जगह मंगरू जो है अपना घर का मुंदना में वो टाक भई रहल, यानी कि खड़ा होकर वठंग के खड़ा रहता है। ऐसने समय ओकर बहू कहलाई हुड़गुम भई के की बैसल रहल हा, की बैस रहल हा। उसकी पत्नी बोलती है कि हुड़गुम उल्लू के जैसा आप क्यों बैठे हुए हैं, बैसल रहते तो हार गरू हतो। राय राय के मंगरू कहलाई तो की करब। अब उसकी जो पत्नी है उसको बोलती है कि उल्लू के जैसा बैठने से होगा, हार गरुआ जाएगा। तो मंगरू जो है वो चिढ़ के बोलता है तो की करब, हार गरू की मुँहवाई है। तो वो बोलता है कि हार बैल क्या मुंह से होता है। मंगरू की बात सुई के कर्मी चेथरा लेपटा लेगो गाय ठान के मंगरू की देली कर कहली कि जे हमार बिहा के सब गाना है, जा चास जाय के सब बैंस देह कार काट और बोर टाँट जाए के घरू ले आना। अब देखिए वो क्या है ना कि ये सब चीज़ सुनती है, ये सब चीज़ बोलती है, वो पूरा गुस्सा हो जाता है कि तुम कहाँ जाने बोलती है, हल बैल क्या मुंह से होता है, मुंह से कह देने से हो जाएगा। ये बात सुन करके जो उसकी पत्नी है वो कपड़ा में लपेटा हुआ जो गहना होता है ना उसको ला करके मंगरू को थमाती है और बोलती है कि ये सब जो है ना मेरा शादी का गहना है, इसको जाइए आप चास है ना, चास मतलब कि बोकारो चास जाइए, वहाँ पर बेच दीजिए और इससे जो भी रुपए आएंगे उसको जा कर के आप लोग कहाँ पर, तो बोर टाँड़ का जो हाट है वहाँ पर जाइए और वहाँ पे बैल लेकर के आइए और खेती बाड़ी को कीजिए। अब देखिए कर्मी कथा सुन मंगरू छटपटा उठल और कहलक। कर्मी का जो ये कथा है उसको सुन के मंगरू जो है छटपटा उठता है और बोलता है नाई नाई तोर गहना बेच के हमें गरू नाई किनब, एकर से आर धिक्कार के की बात हतई हमो कोनो महाजन से। उसके बाद में शांत हो जाता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है वो आगे समझाते हैं। ठीक है, वो देखिए मंगरू का ये बात जो कर्मी का बात मंगरू सुनता है उसके बाद में ये छटपटा उठता है, बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हारा गहना हम बेच देंगे और गरू किनेंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। इससे बड़ा धिक्कार की बात क्या है कि हम अपनी पत्नी का गहना भी बेचते हैं, क्यों, क्योंकि खेती के लिए। ऐसा है ना कि हम किसी महाजन से, हम किसी जो महाजन जो लोन देता है गांव घर में, ऐसा देखिएगा आदमी जो क्या बोलते हैं ना कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो क्या बोलते हैं ना कि वो अपना पैसा देता है, तो उसी से हम ले लेंगे महाजन से। उसके बाद में बोल करके ये चुप हो जाता है। कर्मी हकैंद के कहल ऐसा कोनो बात नहीं लागे। कर्मी जो है ना उसको चिल्ला के बोलती है ऐसा कोई बात नहीं है, यदि जनी मारा दुख सुखे दुखे काम नहीं आवत तो कखन काम आवे। वो बोलती है कि यदि पति पत्नी यानी कि आदमी और औरत यानी कि पति पत्नी सुख दुख में काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा। इतना गहना रहते हम इन महाजन के मुँह काहे देखब। वो बोलती कितना गहना रहते हुए हम लोग महाजन का मुँह क्यों देखेंगे, क्यों ना हम लोग बेच दे, है ना, गहना काहे क्या ही करेंगे, एकर ले बेच गहना बेच के काहे ना देबै। वो बोलती है कि हम लोग महाजन का मुंह क्यों देंगे, इससे अच्छा है कि हम लोग गहना को बेच देते हैं और ले लेते हैं बैल। जखन पाटू थव तखन गहना फिर किनाई जीते।
देखिए वो बोलती है कि जब अच्छा अच्छा खासा खेती बाड़ी होगा ना, उस समय फिर से हम गहना खरीद लेंगे। इतना कह के कर्मी गहना के गांठ टाम मंगरू के धराय देले। मंगरू नजर खुल गेले, हुआ से उठल सोझे चास सोझल आर चास जाई के। अब देखिए अब क्या होता है ना कि वहाँ से इतना कह के जो है ना गांठ मंगरू को धरा देती है, बोलती है कि आप जाइए। मंगरू का नज़र खुलता है कि सोचता है कि चलो हो जाएगा, अच्छा बात है। वहाँ से उठता है और वो चास सुझा जाता है, यानी कि चास बोकारो वाला चास। चास का यहाँ पे एक जगह का नाम है, और चास मतलब खेती बाड़ी भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो चास है ना वो जगह का नाम है। तो यहाँ पे वो सुझा जाता है, चास जा करके वो बेचता है और बैल को खरीद के लाता है। अगहन महीना के दिन, अब देखिए बारिश आपका ख़त्म हो गया, उसका रोपा रोपनी अच्छा हो गया। अब कब आया तो धन कटने का दिन आया। अगहन महीना में धन कटनी होता है। धन भरखर धन कटनी चले लागल है। अब देखिए क्या होता है ना कि भरपूर तरीके से भरखर धन कटनी चलने लगता है। मंगरू खरिहान ने धान एक बीड़ा भर गेले। अब देखिए मंगरू का खरिहान में धान का जो बीड़ा होता है उससे भर जाता है। धान का बीड़ा का मतलब समझते हैं? देखिए धान जो होता है ना, तो ये तो आपको नहीं लग रहा बिल्कुल धान भी जैसा। देखिए ये जो धान होता है ना, इसको यहाँ पे बांधा जाता है। इतना मतलब बांधा जाता है ना कि छोटा छोटा बोझा बांधा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बीड़ा। दुइयो बेगैत खरहाने मन लगाए के काम करे लगला। दोनों बेगैत यानी कि दोनों पति पत्नी जो है वो मन लगा कर खलियान में काम करने लगता है। वैसन समय जमींदार साहब के एगो लोग आई के मंगरू के जमींदारे हुकुम सुनल रहे, तोरा जमींदार साहब अखने डाकल थुन। देखिए उसी समय जब ये लोग अपना खेत में अपना मन लगा के अपना खरिहान में काम कर रहा था, उसी समय ज़मींदार का एक आदमी आता है मंगरू के पास और बोलता है कि तोरा जमींदार साहब अभी बुलाए हैं, चलो। कई दिन से डाक पठौथुन आर तो सुनबे नहीं करे हैं। 4 बिना पवार की डिंगवल है खरिहान ने बड़का चासा भई गेल हो। ये बोलती है, ये जो उसका जो आदमी आता है ना ज़मींदार का चमचा, वो बोलता है कि तुमको इतना दिन से ज़मींदार बुला रहे हैं, 4 दिन से तुमको डाक बैठा रहे हैं, यानी कि तुमको बुलावा भेज रहे हैं और तुमको भाव चढ़ाया है, तुम सुनता नहीं है। 4 बीड़ा पवार यानी कि 4 बीड़ा तुम अपना खलिहान में क्या चढ़ा लिया है, खुद को तुम बहुत बड़ा किसान समझ रहा है। ये सब चीज़ इसको बोलता है, ये सब चीज़ इनको सुनाता है। किसको? तो मंगरू को। अब देखिए मंगरू का क्या रिप्लाई आता है वो देखिए। फुर्सत ना है भाई, वो बोलता है कि हमको फुर्सत नहीं है भाई। जमींदार साहब के देखिन कल जाके भेंट करबे। वो बोलता है कि जमींदार साहब को बोल देना कि कल जा कर के हम भेंट करेंगे। एखन तो माड़ा देल ही आर बेरा चिलचिहाय लागल है। अब देखिए वो बोलता है कि अभी तो हम माड़ा दिए हैं। माड़ा का मतलब कि एक क्या होता है ना कि जैसे कि ये जो है इसको झाड़ तो नहीं पाइएगा आप, तो इसको खोल करके और इसको गोल 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 ऐसे करके रखा जाता है। और इसमें क्या होता है ना कि इसमें बैल को घुमाया जाता है, और बैल का जो खुर होता है ना, इसको यहाँ इतना अच्छा से घुमाया जाता है कि यहाँ पे इसका धान जो होता है ना, तो उसका जो धान का जो गोटा होता है ये ज़मीन में गिर जाता है। बाद में ये जो पुआल है इसको अखैन से, है ना, अखैन आप लोग जानते होंगे, तो उसको अखैन से इसको हटा करके और यहाँ पे जितना भी जो जमा होता है ना उसको पछड़ करके फिर घर घुसाते हैं। तो वो बोलता है कि माड़ा दिए हैं और चिलचिला रहा है, चाणे ना उठावले तो की रकम जाए। वो बोलता है कि मतलब जल्दी नहीं उठाएंगे, बेरा भी मतलब डूबते जा रहा है, लीची हाल जा रहे, यानी कि शाम का समय है, अगर हम जल्दी नहीं उठाएंगे तो क्या मेरा रात भर पड़ा रहेगा, तो अभी नहीं जा पाएंगे। इतना कह के मंगरू अपन काम लाइक पोरल। अब देखिए इतना मतलब इतना बोलने के बावजूद भी, इतना बोल के मंगरू जो है अपना काम पे लग जाता है। अब देखिए कर्मी खरिहान बाढ़ के, आपको बोले थे ना खरमी जो है वो क्या करती है, खरिहान को बाढ़ के धान पुछर के जमा करे लगली। आपको बताए थे अभी तुरंत एग्जाम्पल दिए कि किस प्रकार से ये जो पारंपरिक विधि होता है, पारंपरिक जो पुश्तैनी जो बहुत पहले किया जाता था। अगर आप लोग गांव से होंगे तो देखे ही होंगे, और अभी भी बहुत जगह होता है। लेकिन अभी क्या है कि अभी क्या थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है कि ट्रैक्टर से चला दिया जाता है बहुत जगह, और
अभी ट्रैक्टर का भी सीज़न चला गया, थ्रेसर मशीन आया है, उसमें डालते हैं। एक साइड धान डालिए, एक साइड धान का जो बीड़ा होता है उसको डालिए और दूसरा साइड से आप अपना धान लीजिए, बगल में आपका पोरा फेंका रहा है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन पहले नहीं था तो धान को पछड़ पछड़ के उसकी वाइफ जो कर्मी है वो जमा करने लगती है। ओकर बड़का छोड़ा आरहो गिदर संगे कोरवनी झुरी जोड़ के आग तापहल। अब देखिए उसका जो बड़ा लड़का है, शाम शाम का टाइम है तो उस समय क्या होता है कि ठंडा लगता है और गांव के बच्चे वो लोग अन्य उसके साथ जोड़ के मतलब आग जोड़ जोड़ करके वो ताप रहा था। डेंग लगभग धान टा देख के कर्मी मंगरू के कहले, आप छोड़ देहक जेटा रहते सेटा भिनसरे करे हते, एखन जेटा जमा भेले सेटा चला घर ले राखबे, अंधारो भय रहल है। मंगरू गोछा चकैते छोड़ाई दे रहे। देखिए अब क्या होता है ना कि डींग लगा जो धान होता है उसको देख करके कर्मी जो मंगरू को कहती है कि अब इसको छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ, जो रह जाएगा उसको हम लोग सुबह ही कर लेंगे, जितना जमा हुआ है उसको घर ले चलते हैं क्योंकि रात भी हो रहा है। मंगरू जो है ना वो गोछा चक रहा था, यानी कि इसको जो खोवा घुमाना बोलते हैं देहात में, और गोछा जो है इसको यहाँ पे इसको छुड़ा देती है, इसको रुकवा देती है। दुइयो बेगत खांची धान भोर के घर जाए लगला। अब दोनों आदमी क्या करता है कि खांची किस प्रकार का, देखिए पहले का ज़माना में इस प्रकार का खांची होता था, ये लिटरली आपका बांस से बनाया जाता था और इसमें धान भर भर के ये लोग घर पहुंचाने लगता है। घर जाते जाते अपन बड़का छोड़ा कह रखलथिन, और घर जाते जाते वो लोग अपना बड़ा बेटा को बोल रखती है कि नुनू तो हिये रह, हमीन अखनी घूरे आवो हो, बेस से देखबे आर खरहाने गरु नाइट होके, नाइट तो अपन धनवा खाए जीतो। अब देखिए वो उसका अपना बेटा को इंस्ट्रक्शन दे जाता है कि बाबू तुम यहीं पे रहना, हम लोग अभी तुरंत घर से घूमते हैं, इसको रख के आ जाएंगे, और तुम अच्छा से खरिहान में बैल को देखना, यहाँ पे कोई बैल ढुकने ना सके, घुसने ना सके, नहीं तो तुम्हारा जितना भी हम लोग का धान हुआ है ना सब खा जाएगा। गिदरवा मुड़वा हिलाई के हाँ कर देल, और दूगो कोरवनी झुरी आज्ञा देखिए फूके लगल। अब देखिए क्या है ना कि कोरवनी एक पेड़ का नाम है, ठीक है, उसको झुरी को देख करके वो बोल देता है कि हाँ ठीक है देखेंगे। वो कुछ रिप्लाई नहीं करता है, वो बस हाथ मुंडी को हाँ में जवाब देता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद में वो झुरी जो डालता है और वो आग फूकने लगता है। मंगरू कर्मी के खांची मुड़ी उठवल आर घार सोझाई गए। अब देखिए मंगरू जो है कर्मी खांची उठाती है दोनों आदमी, और अपना अपना घर सुझा जाता है। खांची के धान टा घारे कोना टाई उझैल के एक धरी पर जखन घूरे आवल तखन धूरे देख लेते गोटे खरियाने आग लगल है। अब देखिए क्या होता है ना कि जैसे ही घर का जो एक कोना होता है वहाँ पर ये लोग धान को जमा कर रहा होता है, तो जैसे ही वो लोग घूमता है, जैसे ही देखता है कि पूरा खरिहान में आग लग गया है, हदहदाई के पवार आर धाने के चाकी पोड़े लागल है। अब देखता है कि पूरा एकदम आग की लपेटों के साथ, बड़ा बड़ा लपेटों के साथ जो धान का जो पुआल होता है वो पूरा जल रहा है, और जितना भी चाकी, यानी देखिए कितना बड़ा इसका लॉस हुआ, जो चाकी में जहाँ पे बैल घुमा रहा था वो भी जगह क्या होता है कि वो भी आपका जो है वो भी जलने लगता है। गिरा बजरा दुइयों गुहार देले खरिहान बाटे दौड़े लागला। गिरा बजरा यानी कि दोनों गिरते पड़ते दोनों पूरा हल्ला करने लगा कि आग लगा आग लगा, ये सब चीज़ बोलते बोलते वो लोग खरिहान की तरफ दौड़ने लगता है। तावले जमींदारे के लोगबा काथवा डेंग के चरपट के झाँप दे के पराई लागले। तभी उसका देखिए यह काम तो जमींदार का ही था। अब ये जमींदार इसका ताक देखता है और लोग का कांधवा, यानी कि लोग का जो कांधवा होता है उसको डेंग के, लोग को डेंग करके वो जाने के लिए वो झाँप दे देता है, यानी कि वो दौड़ जाता है। यही दौड़ा दौड़ी मंगरू जमींदार के लोग से बजर दई गिदले। यही दौड़ा दौड़ी में मंगरू जो है जमींदार का लोग से उसका वो भिड़ंत हो जाता है, यानी कि वो टकरा जाता है। जैसे ही ओकरा देखा तैसे ही मंगरू बुझ जेल जे ये सब करामत एकरे लगे। जैसे ही मंगरू उसको देखता है ना उस समय समझ जाता है कि ये सब जो करामत है, ये सब जो आग लगा है वो नेचुरली आग नहीं लगा है, इसको कोई लगाया है। और कौन लगाया है? तो जमींदार लगाया है। मंगरू ओकरा रगड़ के धर ले। अब मंगरू जो है उसको रगड़ के धरा, यानी कि उसको पकड़ के अच्छा से उसको पकड़ लिया, ठीक है ना। हिंदे कर्मी के गुहार सुन के गाँव के बहुत लोगे जमा भई गेलत आर कैसे लागल आग। और जो कर्मी
जो चिल्ला रही थी, आवाज़ दे रही थी गाँव को, तो बहुत सारा लोग वहाँ पे जमा हो जाता है और उसको बोलता है कैसे लागल है आए, कैसे लागल है, चारों बाटे गुहार हवे लागल है। देखिए कैसे लागल है, कैसे लागल है, ये चीज़ जो है ना वो चारों तरफ हल्ला होने लगा कि कौन लगाया, कौन लगाया, यहाँ तो कोई आसपास में है भी नहीं, कौन लगा दिया। ताव ले मंगरू जमींदारे के लोगवा के धैर के सभिन पास लई आनल आर जुमर लोगवन के देखाए कहला इस ई करामत एकरे लागे गाँव के लोग देखा। अब देखिए इसी मंगरू तो उसको पकड़ लिया था, घसीट के उसको पकड़ा था। अब देखिए घसीट के उसको पकड़ा तो जब हल्ला करा था ना गाँव वाला लोग कि कौन लगाया, कौन लगाया, तो उधर से मंगरू उसको घसीट के लाता है और बोलता है कि ये करामत इसी का है, देख लो सब गाँव का आदमी ये करामत किसका है। जब ये षड्यंत्र पता चले तब सब लोग ओकर ऊपर टूट पड़ला। जब ये चीज़ पता चलता है तो सब लोग उसके ऊपर टूट पड़ता है, यानी कि सब लोग उसको थोड़ा सा चपलाता है, थोड़ा सा मारता है। आग निजवे छोड़ के लोग मारहक करे लागला। अब आग वो लोग बुझाने छोड़ के, आग बुझाने छोड़ करके वो लोगों का आवाज़ आने लगता है कि इसको पीटो पीटो, मारो मारो, ठीक है। अपन जाने की खतरा देख के लोगवन के कहल हमरा कोनो दोष नहीं बाबा, हम तो चाकर लागो, जमींदारे साहब के हुक्म हमें। अब देखिए वो अपना जान बचाने के लिए वो अपना सच्चाई उगल देता है कि हमको मत मारिए, मेरा कोई दोष नहीं है बाबा, सो हम तो यहाँ पर एक नौकर हैं, हमको तो जो बोला गया हम वो चीज़ किए। ये जो चीज़ है ना, ये जो आग लगाने का जो आइडिया था वो मेरा नहीं था, जमींदार साहब का ये हुक्म था। जमींदारे के नाम सुनबाए आर लोके के आँख से आँख बहराए लगले। जमींदार का नाम सुनते ही लोग का जो आँख से ना आग भरने लगता है, यानी कि आग जलने लगता है। चला सभी जमींदारे घर, चारों बाटे ले आवाज़ उठ ले, हाँ हाँ चला। वो कोई आदमी बोलता है कि चला सब जमींदार का घर में, जमींदार इस प्रकार से काम करेगा। सब तरफ आवाज़ उठता है कि हाँ हाँ चला जमींदार के यहाँ चलते हैं। वहाँ से सब लोग जमींदारे घर चले गया। वहाँ से खलिहान से, जो खलिहान होता है ना, वहाँ से उठा सब आदमी और सब लोग चल गया कहाँ पर, तो जमींदार का घर चल गया। गुहार सुन के जमींदार साहब बहरेला और कहलथिन कथी गुहार लागए, है ना। ये जो आवाज़ है, ये जो हो हल्ला सुन करके जमींदार साहब जो है अपना घर से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि कथी गुहार लागे, किस चीज़ का इतना हल्ला है भाई, है ना। धरल लोकवा के देखाए के सभी नेके संगे कहलथिन एकरे पूछ कथी गुहार लगे। सब आदमी उसको बोलता है, सो उसको देख करके बोलता है कि एक साथ ही सब बोलने लगता है कि इसको पूछिए कि किस चीज़ का गुहार है। जमींदार साहब गरज के कहले एकरा की पूछ पाई, तो तोहिने के लोक लागो। अब जमींदार जो है वो गरज के बोलता है कि हम इससे क्या पूछें, ये तो तुम ही लोग का लोग है ना। वो यहाँ पे पहचानने से मना कर दिया कि ये मेरा लोग नहीं है, कि ये तुम लोग का लोग है। हमरा खाली बदनाम करे खातिर तोहिन ऐसा करा हा। वो बोलते कि तुम लोग हमको बदनाम करने के लिए तुम लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है। इतना सुनबा यार सभी ओकरा देख के थूके लगला और सामिलात निहर निर्णय लेला। देखिए अब इतना सुनने के बावजूद, इतना सुनता है उसके बाद में सब उसकी तरफ थू थू करने लगता है और वो लोग एक निर्णय लेता है। सुना भाई, देखे देखे गाँव के लोग सब अपन जमी हड़ेप के ही जमींदार कहवा है। वो लोग सब आदमी आपस में ही बोलता है कि सुना भाई, वो लोग अनाउंस करता है कि सुना भाई। देखते देखते गांव वाले के जितना भी लोग था सबका ज़मीन हड़पने के बाद ये ज़मींदार कहलाता है। सब लोग के बंधुआ मजदूर खटवा है ताऊ एकर साधनाएँ पुरले। सब आदमी बोलता है कि इसका सब आदमी को ये बंधुआ मजदूर की तरह खटा रहा है, लेकिन फिर भी इसका मन का जो प्यास है वो नहीं बुझता। जते किसान और कमिया हिया हा सबिन करिया खाजी आप हमी जते लोग खेत हड़पल है से केव ओकर खेते काम नहीं करब। अब देखिए वो लोग बोलता है कि जितना भी किसान और कमियां हैं यहाँ पे, जितना हम लोग सब क्रिया खाइए, यानी कि कसम खाइए कि अब हम लोग जितना भी लोग हैं, जितना हम लोग से खेत हड़पा है, अब हम लोग उसका खेत में काम नहीं करेंगे। सभी आपन आपन खेती और आपन आपन काम करब। वो लोग डिसीजन करता है कि हम लोग ज़मींदार को खेत नहीं देंगे, बंधिक जितना भी है उसको हम लोग हटा करके ज़मींदारी प्रथा का अंत करेंगे और जितना भी हम लोग का अपना अपना खेत है उसको हम लोग खुद से काम किया करेंगे। जे काम करा तो है खेते के अन्न खाइत, जो काम करेगा वही उस खेत का अन्न को खाएगा। कहीं ना कहीं मंगरू के साथ भी यही हुआ था कि बेचारा खट करके देता था और आराम से जो आपका ये ज़मींदार है वो आराम से खाता पीता था। यदि सभी के मत हो तो छोड़ दिया केकरा और तैयार भई जा। यदि सभी का मत है तो छोड़ दो इसको और सब लोग तैयार हो जाओ। जेते किसान हला, देखिए जेते किसान हला सभी तैयार भई गेला और क्रिया खैला जे हमीन तब तक
शोषण अत्याचार के विरोध करते रह जाए जब तक हम इनके अपन हेरायल अधिकार घूर के ना मिल जाए। अब देखिए जितना भी किसान कमियाँ था ना, वो लोग सब तैयार हो जाता है कि हाँ हाँ हम लोग अब अपना खेत अपने से ही करेंगे और क्रिया खाते हैं। और वो लोग अपना क्रिया कसम खाते हैं। हम लोग बचपन में भी बोलते थे ना कि खो क्रिया, सच वो झूठ ना बोल नहीं, हमारे खिलौना तो ना चुरे नहीं, खो तो क्रिया, खो तो मैया क्रिया, खो तो बप्पा क्रिया, बोलते थे ना बचपन में। हम लोग भी खेलते थे और आप लोग भी खेले होंगे। तो यही चीज़ ये लोग बोलता है कि वो लोग क्रिया खाता है। बोलता है कि हम इन तब तक शोषण अत्याचार के विरोध करते रहेंगे, हम लोग तब तक शोषण अत्याचार का विरोध करते रहेंगे जब तक हम लोग का खोया हुआ अधिकार घूम करके नहीं मिलता है। ठीक है। इतना सुनवाई आर कर्मी अगुआ आई के कहलिक। देखिए इतना सुनती है और कर्मी जो है वो आगे आकर के कहती है, ई अधिकार के लड़ाई में हमीन जनी जाइत पीछू नहीं रहब। मर्देक संग दे के शोषण अत्याचार के नाश करे खातिर गांव के जनी सब के जगवे के क्रिया खाऊं। अब देखिए ये जो उसकी जो वाइफ है, पता ही हम लोग पहले से ही कि कर्मी कितना ज़्यादा सपोर्टिव वाइफ है और कितनी ज़्यादा समझदार है और कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। तो यही आगे आकर के बोलती है कि इस अधिकार का लड़ाई में हम औरत जात भी पीछे नहीं रहेंगे, हम औरत भी नहीं रहेंगे। बस हम लोग औरत जो है वो एक बोला जाता है ना कि औरत कमज़ोर होती है, तो ये चीज़ हम लोग ये सब का चीज़ का जो टेग होता है वो चीज़ छोड़ेंगे, मर्द का साथ देंगे, आदमियों का साथ देंगे और शोषण अत्याचार को नाश करने के खिलाफ हम लोग गांव-गांव जा करके और जितने भी आस पड़ोस के गांव, एक ऐसा इकलौता गांव ये नहीं था जिस गांव में आपका ज़मींदारी प्रथा चल रहा था, आपका अन्य गांव में भी ज़मींदारी का प्रथा चल रहा था। हम लोग वो इसकी जो वाइफ होती है वो बोलती है कि हम लोग क्रिया खाते हैं कि हम लोग गाँव-गाँव में हर औरत जाएंगे और ये सब चीज़ का हम लोग जागरूकता फैलाएंगे और ये जो ज़मींदारी प्रथा है ना, ज़मींदार जो ले रहा है उसको हम लोग हटाएंगे। ये क्रिया खाते हैं, ये बोलती है कि हम लोग कसम खाते हैं। यह सब हवत हवा ढेरे अंधार भइए। यही सब होते होते क्या होता है ना कि काफ़ी अंधेरा हो जाता है। कर्मी के देख के मंगरू कहलई, कर्मी को देख के मंगरू कहता है कि अच्छा भाई हमर तो थाने के चाकी पड़ गेल, अब रात तो बाढ़ल जा रहल है, चला काले खातिर तैयार हुआ। वो मंगरू जो बोलता है कि ठीक है भाई, मेरा तो धान का जो चाकी है जिसमें हमको धान निकालने का प्रोसीजर हम कर रहे थे वो तो मेरा चल गया, अब रात भी बढ़ते जा रहा है तो चला घर और कल के लिए हम लोग तैयार होते हैं। चलो हम लोग घर चलते हैं और कल के लिए हम लोग तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि कल से हम लोग को विरोध प्रदर्शन करना है, कल से हम लोग को अपना खेती खुद करना है, कल से हम लोग को ज़मींदार के खिलाफ मतलब क्या होते हैं जागरूकता अभियान चलाना है ताकि उससे हम लोग बच सके। मंगरू की बात सुन के सब सुझैला। मंगरू का जो ये बात है उसको सुन करके सब एक एक करके अपना अपना घर सुझा जाता है। शोभे सही से मंगरू अपन बहू कर्मी के यार बोर छोड़ा के लई के ढेर तरी सब घरी तक सब के जाते जाते देखा रहल, फिर बिहाने कासे अपन घर डहरे लागले। अब देखिए क्या होता है ना कि सभी की तरह मंगरू भी सभी वहाँ से चला जाता है, तो मंगरू भी अपना बीवी और बच्चा को लेकर के वहाँ से वो चल जाता है, सुबह का आशा देखता है। ठीक है ना। घुर बच्छर यानी कि घुर साल ना, अगला जो साल होता है वहाँ पर गांव केकरो मुनीस नाय रहे के नीचे चासा बनला। अब देखिए अब वो जो गांव में है ना सब आदमी तो जागरूक हो ही गया था, सब आदमी पे अत्याचार कर रहा था वो ज़मींदार। तो वो क्या होता है ना कि सब आदमी अपना अपना बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपने अपने जागरूक हो जाता है। तो खुर साल यानी कि नेक्स्ट ईयर कोई मुनीस नहीं रहता है, नीचे चासा बनला, सब अपना अपना खुद ही वो लोग क्या होता है किसान बनता है, अपन खेते अपने हार घुर चलवे लगला। अब देखिए अपना ही खेत में वो लोग खुद ही अपना हल चलाने लगता है और आपका कहानी यहाँ पर आपका समाप्त होता है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे एक क्रांतिकारी वुमेन होती है, वो अच्छी एक वुमेन होती है, सपोर्टिव पत्नी होती है जो कि अपना हस्बैंड का हर जगह हर तरीके से हर जगह से सपोर्ट करती है और यहाँ तक कि गांव का जो ज़मींदार है उसका चंगुल से भी निकलने के लिए अपना हस्बैंड का वो सपोर्ट करती है और गाँव वालों का भी सपोर्ट करती है। तो आइए इसका मतलब कि सारांश देखते हैं। इतना अच्छा से बताएं इस हमको तो लगता नहीं है कि सारांश का कोई ज़रूरत है, लेकिन फिर भी सारांश बंसीलाल बंसी कर लिखल चासा मुख्य पात्र मंगरू लागे जे छवे पहर ले टूअर रहे, रानी माई अपन नैहर चल के मंगरू के लई के हुआ ओकर माई मरले।
तब अपना मंगरू अपना घर आता है, गोतिया भयात का ये चीज़ रहता है। उसके बाद में फिर वहाँ से उसको पर पंचायत करने के बाद तो क्या होता है ना कि सारांश, जो यहाँ सारांश बताया गया उसको मैं एक बार आपको रिकॉल कर देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, बंसीलाल बंसी जी चासा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लिखित कहानी का मुख्य पात्र मंगरू है, जो कि 6वें पहर से टूअर है, यानी कि उसके पापा मर गए हैं। उसके उसके कुछ साल बाद उसकी माँ भी मर जाती है। उसकी जो माँ है वो नानी घर में रहती है, बस जाती है। उसकी माँ मरने के बाद वो लोग अपना घर आता है। अपना घर आने के बाद वहाँ पे जो ज़मीन का विवाद होता है उसको पर पंचायत में बैठकी करके उसको घर रहने के लिए, बनाने के लिए देता है। और इसने बाप का भी ज़मीन था, वही चीज़ का फ़ायदा उठा करके वो ज़मींदार क्या करता है, इसे सारा काम करवाता है, गुरखिया मुनीस खटाता है। उसके बाद में इसका जो ज़मीन है वो लेकर के हड़प लेता है ना। और साथ ही साथ अपना जो मंगरू है उस पर भी कब्जा कर लेता है। यही सब चीज़ देखते देखते उसकी पत्नी उसको बोलती है और हल बैल खरीदती है। काफ़ी सिचुएशन आने के बाद भी खरीदती है और साथ में उन लोग खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी करने के बाद दोनों वाइफ हस्बैंड का मेहनत के बाद ये जो आपका ज़मींदार होता है वो काफ़ी बदमाश किस्म का आदमी होता है। तो ये बदमाश क्या करता है कि वो उनका जो खेती है वो पूरा जरा देता है ना, उसको पोड़ा देता है, आग के हवाले कर देता है किसी आदमी के थ्रू। और ये मानता भी नहीं है। तो एकजुट होकर के गांव वाले इसके पास जाते हैं, ज़मींदार के पास पूछने के लिए कि क्या आप ही किए हैं। तो वो मानने से इनकार कर देता है। और धीरे धीरे क्या करता है कि इस गांव से वो आदमी लोगों को खुद मोटिवेट करता है। और साथ ही साथ ये गांव से ज़मींदार का जो पद होता है, जो प्रथा होता है, उसको हमेशा के लिए समाप्त करता है। और अन्य साल यानी कि नेक्स्ट ईयर वो लोग अपने से ही खेतीबाड़ी स्टार्ट कर देता है। और वहाँ पे कोई ज़मींदार का ऐसा कोई पद और ज़मींदार का ऐसा कोई खौफ नहीं रहता है। तो ये रही कहानी आपकी चासा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थ्योरी क्लासेस बहुत जल्द आपका ये MCQ सीरीज़ भी होगा, ठीक है ना। आप लोग रेडी रहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने परिवार और अपने फैमिली के बीच में शेयर कीजिए। और हमारे चैनल में अगर आप लोग न्यू हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपका ये आज आप फर्स्ट क्लासेज है और आप लोग खोरठा भाषा क्षेत्र से रिलेट करते हैं, खोरठा भाषा अगर आपका पेपर 2 में है तो आप लोग यहाँ का जो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर जाकर के आप लोग देखिए। वहाँ पे आपको खोरठा का बुक 1 कंप्लीट कर दिया गया है, 2 डायर जरूर फुल। और ये आपका जो कहानी का जो सेक्शन है गद्य संग्रह में, खोरठा गद्य संग्रह में, ये आज आपका ख़त्म होता है कहानी चासा। उसके बाद में आपका यात्रा वृतांत है, लेख है, उसके बाद में एकांकी नाटक है। तो ये सब चीज़ है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आपको क्लास किस प्रकार से लगी। आप लोग रेट कीजिए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आपको और क्या क्या सुधार चाहिए, आपको और कैसी लगती है क्लासेज, ये चीज़ बोलिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है। आप लोग का एक लाइक और एक कमेंट मेरा जो है ना दिन बनाता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी अच्छी कमेंट्स को भी कीजिए। और आप लोग टेलीग्राम चैनल, हमारे जो टेलीग्राम है ना वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने का ये बेनिफिट है कि यहाँ पर आपका जो है ना कि वीडियो का ही नोटिफिकेशन, बल्कि आपका करंट अफेयर भी हम लोग यहाँ पर पिन फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, हमको भी पता है कि करंट अफेयर का क्या महत्व है। अभी देखिएगा जीएस के नाम पर अगर 40 क्वेश्चन जीएस पे है, मैंने खुद देखिएगा रेलवे का अगर आप लोग एग्ज़ाम लिख रहे होंगे तो देखिएगा कि जीएस के नाम पे 40 क्वेश्चन है, 30 प्लस आपका करंट अफेयर पूछ रहा है, 20 प्लस आपका करंट अफेयर पूछ रहा है। तो कितना लहजे से महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर, वो चीज़ देखिए। और टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर कटआउट के माध्यम से। मेरा खुद का सेल्फ नोट है, मैं खुद ही यहाँ पे आपका प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए, है ना। अंत समय के लिए मत छोड़िए, बिकॉज अंत समय के समय इतना एग्ज़ाम का फियर हो जाता है, इतना ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि हम लोग पढ़ाई उस समय करंट का कुछ भी पढ़ाई नहीं होता है। इसलिए अभी से ही प्रिपेयर कीजिए। लास्ट समय में बस थोड़ा सा रिवीजन कर देंगे, उस समय भी मैराथन एक ले लेंगे, उससे आपका क्लियर आउट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक मेरा सपोर्ट करने के लिए। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि।